हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन की अपन बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये वन शॉट लेक्चर है, एनसीईआरटी की सारी लाइंस कवर्ड रहेंगी और जैसे बाकी चैप्टर्स की हैं वैसा ही ये कंटेंट इस चैप्टर में रहेगा। तो दिमाग में पूरा सेट कर दें, अगली 40 से 45 मिनट के अंदर चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है, उसकी अपन बात करेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि प्लांट्स के अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे अपने अंदर होता है ना, हार्ट है, फिर वेसल्स हैं, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट वार्ट कुछ नहीं होता है इनके अंदर। इनके अंदर जो परिवहन का तंत्र है वो कुछ नहीं होता, इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक बात है। तो भैया ये वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और जो प्लांट ग्रोथ जो रेगुलेटर्स हैं उनको ये कैसे करेंगे भाई? ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो उसी का जुगाड़ अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। देखो प्लांट्स के अंदर दिक्कत क्या है कि उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो भाई ये मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस करके जो शुगर ग्लूकोज बनाएगा वो ग्लूकोज है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। मान लो कि भाई ग्लूकोज कहाँ बना, जो शुगर है वो कहाँ बनी? लीव्स करती है। फोटोसिंथेसिस कौन करती है? प्रकाश संश्लेषण कौन करती है? पत्तियां करती हैं। पत्तियों के अंदर क्या बना जी? ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज को बाकी रूट्स थोड़ा ना करती है बेचारी, रूट्स नहीं करती, जो स्टेम है वो नहीं करती, तो उसको खाना तो देना पड़ेगा। तो पत्तियों से को खाना जो है वो रूट्स तक, स्टेम तक, वो कौन पहुंचाने का काम कैसे होगा? इनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम तो है ही नहीं, तो वो पहुंचेगा कैसा? उसकी अपन बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी की जरूरत होती है, ठीक है, वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर अपन पढ़ के आए हैं तो उसके अंदर मैंने बात करी है इसकी। तो पानी कहां से आएगा? वो रूट्स देंगी, तो रूट्स से वो पानी लीव्स तक जाएगा। कैसे जाएगा? इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र तो कोई है ही नहीं, तो वो कैसे जाएगा उसी की अपन बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये भाई ट्रांसपोर्ट, परिवहन की बात कर लेते हैं। तो एक भाई परिवहन एक तो शॉर्ट डिस्टेंस का हो, एक लॉन्ग डिस्टेंस का हो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के, एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर अपन को परिवहन करना है, एक लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर करना है। तो पहले शॉर्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर डिफ्यूजन से ही हो जाएगा। किसे हो जाएगा? डिफ्यूजन, विसरण से ही हो जाएगा। मतलब कोई डिस्टेंस अगर छोटी है, छोटी दूरी के अंदर अपन को अगर परिवहन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो विसरण से हो जाएगा, डिफ्यूजन करा देंगे नॉर्मल। और क्या ऑप्शन है? साइटोप्लाज्मिक धारा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मतलब कोई सेल के अंदर, कोई कोशिका के अंदर अपन को करवाना है कि भाई ये कोई कोशिका है, ये क्या कोशिका है, इसमें यहां से अपन को यहां तक भेजना, कोई सामान अपन को भेजना है, तो क्या होगा? इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा वो ऐसे घूमेगा, उसकी धारा चलेगी, उस धारा के साथ में वो जो मटेरियल यहां से और यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो और क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, मतलब थोड़ा खर्चा करेंगे एनर्जी का, थोड़े पैसे लगाएंगे और क्या होगा? अपनी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात आती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात आती है कि भाई बहुत ज्यादा दूरी, बहुत ज्यादा है, दूरी क्या है? बहुत ज्यादा तक दूरी तक अपन को परिवहन करना है, तब क्या करेंगे? तब भाई ऑप्शन यही आता है, ये वेस्कुलर सिस्टम। ये जो वेस्कुलर सिस्टम है, सिर्फ यही अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है ट्रांसपोर्ट का। वेस्कुलर सिस्टम क्या? जाइलम फ्लोएम। सबने सुन रखा है नाम जाइलम फ्लोएम? नहीं सुन रखा? 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और बाकी सुन ही रखा होगा यार, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अपन। ये जाइलम फ्लोएम जो है, इनकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबी लंबी दूरी तक भी अपन क्या कर सकते हैं? परिवहन कर सकते हैं। देखो कोई छोटा प्लांट है, कोई छोटा प्लांट है, मतलब छोटे से डिस्टेंस है उसके अंदर तो कैसे भी हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो प्लांट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, 15 फुट, 20 फुट, ठीक है, 25 फुट, ऐसे बड़े बड़े प्लांट है, ट्री है, ठीक है, उनके अंदर कैसे होगा ट्रांसपोर्ट? तो उनके अंदर भैया जाइलम फ्लोएम है ना, इनके थ्रू ही होगा। चलो अब बात कर लेते हैं मूवमेंट की। तो मूवमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसा? एक यूनिडायरेक्शनल, एक बाई डायरेक्शनल। इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल तो अपने दिमाग से निकाल देना भाई, मल्टी डायरेक्शनल नाम की कोई चीज नहीं होती चैप्टर के अंदर। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा के अंदर होगा, बाई डायरेक्शनल मतलब 2 दिशा के अंदर होगा। खत्म बात। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? एक दिशा के अंदर, और बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? 2 दिशा के अंदर होगा, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल एक दिशा के अंदर किसका होगा भाई? वाटर का होगा, मिनरल होगा, ठीक है। वाटर और जो मिनरल है इनका परिवहन जो है वो एक दिशा के अंदर होगा। कौन सी दिशा भाई? रूट से, जड़ों से लेकर पत्तियों तक भेजना है अपन को। पानी है, पानी जो है वो लीव्स थोड़ा ना भेजेंगी कहीं से, ठीक है। लीव्स कहां से? लीव्स के पास पानी कहां से आएगा जी? कहीं से नहीं आएगा। जो रूट्स है वो जमीन से लेंगी पानी, जमीन से लिए लिया पानी, अब उस पानी को लेकर कहां भेजेंगी? पत्तियों तक भेजेंगी। तो ये एक ही दिशा हुई, जड़ों से पत्तियों की तरफ जा रहा है, एक ही दिशा के अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर क्या? बाई डायरेक्शनल मतलब 2 दिशाओं के अंदर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या भाई? ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट, मतलब ऑर्गेनिक जो खाना बनाया ना, पत्तियों ने जो खाना बनाया है, पत्तियों ने खाना बना लिया, अब वो खाना जो है मतलब ग्लूकोज जो बना लिया, शुगर जो बना ली, अब उस शुगर को अपन क्या करना है? पत्तियों अपने पास थोड़ा रखना है, उसको जड़ों के भी देना है, जो तना है उसको भी देना है,
ठीक है। तो जो पत्तियों ने खाना बनाया है उसका ट्रांसपोर्ट किधर होगा, ये पत्तियां हैं आपकी, ये क्या है पत्ती है, इसने वही खाना बनाया, इसने खाना बनाया, इसको क्या काम है, जड़ों के पास भेजना है। एक डायरेक्शन तो ये हो गई, एक दिशा तो ये हो गई। अब क्या हुआ भाई, पतझड़ आ गई। अब क्या आ गई, पतझड़ ऋतु आ गई। पतझड़ ऋतु के अंदर क्या हुआ, ये जो पत्तियां हैं अपनी प्लांट की वो क्या झड़ जाती हैं, और जो गांव वाम से लोग हैं वो क्या करते हैं, खेतों के अंदर क्या करते हैं, अपने जो पेड़ ऊपर पीछे पेड़ जो है वो कटा देते हैं। जैसे सर्दियां आती हैं तो जो पेड़ है वो कटा देते हैं ऊपर से, क्योंकि वो जो है नया प्लांट फिर क्या है अच्छे से वो ग्रोथ करता है, इसलिए कटवाते हैं ना, ऐसे नहीं कि ऊपर से कटवाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है भाई, अब प्लांट लीव्स तो है ही नहीं, अब तो लीव्स तो है ही नहीं। जब पतझड़ ऋतु आ गई, पतझड़ में क्या हो जाता है, पत्ते सारे गिर जाते हैं प्लांट्स के। अब भाई लीव्स तो है नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगी, फोटोसिंथेसिस कहां से होगी, प्लांट जिंदा कैसे रहेगा। तो उसका क्या है भाई, अब जो पहले जब लीव्स थी तब उन्होंने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस किया था, फोटोसिंथेसिस करके और जड़ों के पास भेज दिया था, खाना भेज दिया था। जड़ों ने वो खाना क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। जड़ों के पास वो खाना गया और जड़ों ने क्या कर लिया, वो खाने को स्टोर कर लिया। अब पतझड़ ऋतु के अंदर पत्तियां गिर गई, तो वो जो खाना स्टोर किया था जड़ों ने जो पानी जो खाना जो है स्टोर किया था, अब वो है ना ऊपर जो है तने के पास में जो डालियां हैं उनके पास में वो खाना जो है वो जाएगा। तो पहले पत्ती जब थी तब डायरेक्शन क्या थी, खाने की नीचे की तरफ थी, लेकिन जब पत्तियां नहीं है तब जड़ से वो खाना जा रहा है, तो क्या है, दो डायरेक्शन में जा रहा है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये बात कर लेते हैं, अभी बात करते हैं परिवहन का माध्यम, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। परिवहन का माध्यम क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं भाई। तीन माध्यम दे रखे हैं अपने पास में, एक तो भाई डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में बताऊं तो डिफ्यूजन को विसरण बोलते हैं, सबको पता है यार आपको, है ना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, सुसाध्य विसरण, और आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन, उसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक एक बात कर लेते हैं, विसरण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विसरण के अंदर सबको पता है आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। स्लो प्रोसेस है भाई, स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल धीरे धीरे काम करती है, धीरे धीरे कछुए की ढाल चलती है ना, ढाल बोल रहा हूँ, कछुए के जैसे चलती है ना। चलो हाई थोड़ी हरियाणा निकल गई मेरी, है ना, हरियाणा से नहीं राजस्थान से हूं। ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाती है, कहां से, हाई कंसेंट्रेशन, किसी चीज की हाई कंसेंट्रेशन है तो हाई कंसेंट्रेशन से कहां जाएगी, लोअर कंसेंट्रेशन ये जाती है। बोथ लिविंग, ठीक है, बोथ लिविंग के अंदर भी हो सकती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सजीव है उनके अंदर भी हो सकते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनके अंदर भी डिफ्यूजन जो है वो हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर ये काम करता है भाई, डिफ्यूजन जो है अभी मैंने बात करी, जो विसरण है वो क्या करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर काम करेगा, छोटी दूरी है तो वहां तक अपना क्या है ये परिवहन कर सकता है। जैसे क्या होगा, सेल के एक भाग से दूसरे भाग तक जाना, ये मैंने बताया कि भाई सेल के यहां से अपन को इसको यहां भेजना है तो क्या करेंगे अपन, डिफ्यूजन से भेज सकते। ठीक है, और क्या भाई, सेल टू सेल, दो सेल के बीच में अपन को कराना है, इस सेल से कुछ माल मसाला इस सेल में भेजना है तो वो माल मसाला क्या है, डिफ्यूजन से अपन भेज सकते हैं, मिश्रण से भेज सकते हैं। ठीक है, गैसेस इन प्लांट, प्लांट के अंदर कोई गैस है, प्लांट के अंदर गैस को अपन को आदान प्रदान करना है तो किससे कर सकते हैं, विसरण से कर सकते हैं। ठीक है, तो ओनली बाई डिफ्यूजन, तो प्लांट्स के अंदर जो भाई गैसेस का जो होता है ना परिवहन जो होता है वो किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से ही होता है, विसरण से ही होगा। ठीक है, अब जो विसरण है ना वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा, गैसेस अगर है ना, गैसेस के अंदर विसरण जो है वो सबसे ज्यादा होगा, जो गैस है उनके अंदर विसरण सबसे ज्यादा होगा। उससे कम किसके अंदर होगा, लिक्विड्स के अंदर भी विसरण हो जाता है, लेकिन जो सॉलिड्स है ना उनके अंदर विसरण जो है वो सबसे कम होता है। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि भैया गैसेस के अंदर विसरण जो है वो सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड्स के अंदर उससे कम, और सॉलिड के अंदर सबसे कम विसरण देखा गया है। अब एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है ना, विसरण सॉलिड में ज्यादा सामान्य है देन सॉलिड का विसरण, मतलब देन यहां पर मतलब क्या तुलना कर रहा है ना कि भाई सॉलिड क्या है, क्या बोला, विसरण जो है वो सॉलिड में ज्यादा सामान्य है, सॉलिड के अंदर जो है वो विसरण ज्यादा सामान्य है, किसके तुलना में, सॉलिड के विसरण। नहीं समझ रहा, वापस बताओ कि भाई क्या बोल रहा है ये, कि जो विसरण होता है वो सॉलिड में ज्यादा सामान्य है, किसकी तुलना में, सॉलिड के विसरण से, में और के का खेल है। ठीक है, सॉलिड में विसरण जो है वो ज्यादा सामान्य होता है, किसकी तुलना में, सॉलिड के विसरण की तुलना में। अब देखो समझाता हूं आपको, ये देखो ये मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है जी, ये मिट्टी का कण है, ये मिट्टी का कण है, और इनके बीच में ये जगह है, इनके बीच में ये जगह है, तो ये क्या सॉलिड है, मिट्टी क्या सॉलिड है। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक पेज ले लेता हूं, चलो यही समझा देता हूं। ये क्या है, मिट्टी के कण है, ये जी मिट्टी का कण है, ये लो जी मिट्टी का कण है। ठीक है, ये मिट्टी के कण है ना। अब मिट्टी के कणों के बीच में क्या है, जगह है, ये आपको जगह दिख रही है, ये जगह है भाई, जगह है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है, पानी जो है वो आराम से बह जाएगा, पानी जो है वो आराम से बह जाएगा, मतलब क्या है, सॉलिड में विसरण जो है वो ज्यादा सामान्य है। समझ आई बात, कि सॉलिड जो है, सॉलिड है, इनके बीच में कुछ जगह होगी, मिट्टी के कण इनके बीच में जगह होगी, ऐसे हर सॉलिड के बीच में, कणों के बीच में जगह होती है। ठीक है, अब उनके अंदर, ठीक है, ये सॉलिड है, इनके बीच में से विसरण जो है वो बहुत सामान्य है,
किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में? अगर मैं इस सॉलिड का विसरण कराऊं ना, इसका पूरे का विसरण करा दूं, इसके कंपेयर में इनके अंदर होना ज्यादा सामान्य है। अब आया समझ में? वापस बोलूं कि भाई सॉलिड में विसरण जो है वो ज्यादा सामान्य है, किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में? देखो, एक तो अपन करा रहे हैं किसी सॉलिड चीज का विसरण करा रहे हैं, एक उसी किसी सॉलिड के अंदर अपन पानी का विसरण करा रहे हैं। समझ में ये बात है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं किसकी? सुसाध्य विसरण की बात कर लेते हैं। और कुछ रहेगा क्या? हाँ रह गया भाई, अफेक्टेड भाई। ये जो विसरण आपका किस किस चीज से अफेक्ट हो जाता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। इसको मिटा दूं मैं ताकि आपको नोट्स दूं तब उस दिक्कत ना आए। एक मिनट भाई, ये लो भाई, ये लो। चलो, अफेक्टेड भाई किससे अफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीजें जो प्रभावित कर सकती हैं विसरण को, वो देख लो भाई। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है डिफ्यूजन, ठीक है। अगर वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही चेंज हो गया तो क्या हाई कंसंट्रेशन, अपन को पता है कि डिफ्यूजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो जाए तो जो है अफेक्ट हो जाएगा, विसरण जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की अगर परमिएबिलिटी जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है अगर वो परमिएबल ही ना हो, अगर मेम्ब्रेन ऐसी हो कि भाई मैं तो किसी का विसरण नहीं करने दूंगी, मैं परमिएबल ही नहीं हूं, ऐसी मेम्ब्रेन आ जाए कि मैं तो किसी का विसरण नहीं करने दूंगी, किसी मटेरियल को मैं इधर से उधर नहीं जाने दूंगी, तो क्या विसरण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी विसरण में दिक्कत आएगी, प्रेशर बढ़ा दोगे तो भी विसरण जो है वो प्रभावित हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भाई, सुसाध्य विसरण की बात कर लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अपन एक नॉर्मल विसरण पढ़ लिया अपन ने, अब बात कर लेते हैं सुसाध्य विसरण की। इसमें भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर भी एनर्जी की जरूरत नहीं थी। इसके अंदर भाई स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी अपन को, स्पेशल प्रोटीन की अपन को जरूरत पड़ेगी सुसाध्य विसरण के अंदर। ये भी भाई हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। मान लो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, इसमें यहां पर स्पेशल प्रोटीन लगी हुई है, यहां पर कोई मटेरियल आया, इस स्पेशल प्रोटीन के साथ ये बंधा, और स्पेशल प्रोटीन ने क्या किया, ये इसे घूमी, ठीक है, ये घूमेगी और इसको अंदर की तरफ ले जाएगी इस मटेरियल को, ठीक है। ये क्या है? सुसाध्य विसरण है। अगर क्या है, अगर ये सारी प्रोटीन यूज हो जाए, ऐसी प्रोटीन लगी हुई है, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर 2 3 4 मान लो 5-6 प्रोटीन लगी हुई है। अब 5-6 प्रोटीन है, वो सारी की सारी अगर यूज में आ जाए, सारी की सारी एक साथ में उपयोग में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? सेचुरेशन हो जाएगा ना, सेचुरेशन हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझो कि भाई कोई कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर सीट कितनी है उसके अंदर 5 सीट है। कोई मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर 5 सीट है, और वो 5 सीट भर गई, और वो 5 सीट क्या है? फिल हो गई, तो क्या है? सेचुरेशन आ जाएगा। क्या सेचुरेशन आ जाएगा ना, यही बात है। चलो, ये इसको क्या बोलते हैं? सेचुरेशन। अगर सारी प्रोटीन अगर यूज हो जाएंगी तो क्या सेचुरेशन आ जाएगा। रेट डिपेंड ऑन साइज एंड लिपिड सोलिबिलिटी। रेट किस पर डिपेंड करती है भाई? जो सुसाध्य जो विसरण है वो कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, वो चीज किस पर निर्भर करती है कि भाई साइज कितनी है। जो अपन मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, जो मटेरियल अपन को भेजना है, जो सेल के आर पार अपन को भेजना है, जो मटेरियल जो माल मसाला भेजना है, उसकी साइज कितनी है। अगर बड़ी साइज का होगा तो भाई धीरे होगा, क्या है उसका सुसाध्य जो विसरण है वो धीरे होगा, ठीक है। अगर वो छोटा है तो जल्दी हो जाएगा, ठीक बात है। और क्या बोला है? लिपिड सोलिबिलिटी का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई होती है? बाइलिपिड लेयर, ठीक है। लिपिड की तो होती है ना, फोस्फोलिपिड की। तो अगर वो लिपिड में जो अपन मटेरियल भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सेल के आगे अंदर या फिर बाहर जो भी मटेरियल अपन भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, बाहर या फिर अंदर जो भी अपन मटेरियल भेजना चाह रहे हैं, वो कैसा है? अगर वो लिपिड के अंदर सोल्यूबल है, अगर वो लिपिड के अंदर घुलनशील है, तो क्या जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जल्दी उसका विसरण हो जाएगा। अगर वो घुलनशील नहीं है तो उस पर दिक्कत आएगी, तो इस पर डिपेंड करती है भाई, ठीक है। और पोरिन्स, इनके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या बोला? पोरिन्स बोला, ठीक है। तो पोरिन्स क्या है? लार्ज पोर्स, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या है? लार्ज पोर्स है, इनको क्या बोला? पोरिन्स। और ये एक्वा पोरिन्स, पानी के है, ठीक है, इसलिए क्या बोला? एक्वा पोरिन्स, ठीक है। और ये कितनी है? नंबर कितना देख लो भाई, 8। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एक्वा पोरिन्स जो है वो कितनी होती है? 8 होती है भाई, नंबर देख लो, 8 होते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये इधर देखो, ये इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये देखो ए है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये बीच में जो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, जो आपको दिख रही है ऑरेंज कलर के अंदर जो दिख रही है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ब्लू कलर, ये जो पिंक कलर के अंदर दिख रहा है ए, ठीक है। ये ए क्या है? कोई मटेरियल है, इसको मुझे पहुंचाना है, इस साइड में भेजना है, ठीक है, इस साइड में मेरे को भेजना है। तो क्या है? ये अकेला ए जो है वो इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या है? यूनिपोर्ट, मतलब एक जा रहा है, ठीक है। एक का है, एक के लिए क्या वर्ड यूज होता है? यूनी, ठीक है, यूनी। तो एक जा रहा है मतलब यूनिपोर्ट, क्या है? यूनिपोर्ट, ठीक है। तो एक मटेरियल जा रहा है इसलिए क्या बोलते हैं? यूनिपोर्ट,
ठीक है। अब नीचे वाला देखो, इसके अंदर ए जो है वो तो इधर जा रहा है और बी जो है वो इधर आ रहा है, दोनों उल्टी डायरेक्शन के अंदर, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, दोनों एक दूसरे के उल्टी दिशा में चल रहे हैं, मतलब क्या है, एंटीपोड। क्या हो जाएगा भाई, एंटीपोड, दूसरे एक दूसरे के क्या है, एंटी हैं। एक दूसरे क्या है, ए इधर जा रहा है बी इधर आ रहा है, तो एक दूसरे क्या हो गए, एंटी हो गए, इसलिए क्या बोल देंगे, एंटीपोड बोल देंगे। दोनों ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर इधर ही इधर जा रहे हैं, दोनों इधर इधर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, सिम्पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिम्पोर्ट हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं, सक्रिय परिवहन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल नाम से ही पता लग रहा है सक्रिय, किसी कोई चीज भी सक्रिय होगी, कोई भी चीज सक्रिय होगी, मैं अगर एक्टिव रहूंगा तो मुझे क्या लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी शरीर के अंदर, इसलिए सक्रिय जो परिवहन है उसके अंदर एनर्जी की भाई जरूरत पड़ती है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के भी काम कर सकता है, ठीक है। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसको मतलब नहीं है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा सकता है। जो सुसादे विसरण था वो कैसे जा रहे थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये जो है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। ये अपहिल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट इसको कहा जाता है। इनहिबिटर सेंसिटिव, ये भी इनहिबिटर से सेंसिटिव रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर भी भाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसके अंदर भी प्रोटीन की, जैसे स्पेशल प्रोटीन यहां पर किसकी जरूरत पड़ रही थी, सुसादे विसरण है, इसके अंदर भी स्पेशल प्रोटीन की जरूरत पड़ रही थी, वैसे ही यह जो आपका सक्रिय जो परिवहन है इसके अंदर भी क्या पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर वो सारी प्रोटीन अगर यूज में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेचुरेशन हो जाएगा, सारी प्रोटीन यूज में आ जाएंगी। और ये क्या है, इनहिबिटर सेंसिटिव, अगर कोई ऐसी चीज है, ये मान लो ये क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, इसके अंदर स्पेशल प्रोटीन लगी हुई है। अब कोई ऐसा मटेरियल आ जाए, कैसा मटेरियल आ जाए जो क्या कैसा दिखता है, जो अपन मटेरियल भेजना चाह रहे हैं वैसा ही दिखता है, और वो आकर इसके चिपक जाए, ठीक है, वो दूसरे मटेरियल है वो आकर चिपक जाए, तो प्रोटीन तो पहले ही यूज होगी, जो अपन सिस्टम भेजना चाह रहे हैं, जो मटेरियल अपन भेजना चाह रहे हैं उनसे पहले ही दूसरे लोग आकर बैठ गए उस सीट पर, तो ठीक है, उस सीट पर दूसरे लोग आकर बैठ गए, तो क्या हो गया, वो क्या है, इनहिबिटर हो गए। क्या हो गए, इनहिबिटर हो गए, जिसको जाना था उसकी जगह दूसरे लोग आकर बैठ गए, ठीक है, तो इनहिबिटर सेंसिटिव होती हैं। चलो, अलाउ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ओनली, सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को ध्यान देंगे। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है भाई, किसी ऐसा मतलब ऐसा नहीं है हर कोई एरा आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं जाने देते। जैसे देखो नीट के अंदर मेडिकल सीट किसको मिलती है भाई, ढंग से जो पढ़ के जाता है, ठीक है, जिसके भाई 600 650 नंबर भाते हैं उसको बैठने जाते हैं ना, उसी को मिलती है सीट, ठीक है, तो हर किसी को नहीं मिलता ना, जैसे मेरे 100 150 नंबर आ गए तो मुझे नहीं मिलेगी सीट, ठीक है, तो 650 आएंगे उसी को मिलेगी, तो क्या स्पेसिफिक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलो, ये देखो ये टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर देखिए क्या है, यही अपन ने जो पढ़ा ना यूसुई का निचोड़ा, इसके अंदर क्या है, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन किसके अंदर चाहिए, डिफ्यूजन के अंदर कुछ नहीं चाहिए भाई, डिफ्यूजन के अंदर नीचे नो आ गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी क्या स्पेशल प्रोटीन चाहिए थी, ठीक है। सिलेक्टिवली हाईली सिलेक्टिव कौन कौन होता है भाई, ये सिंपल डिफ्यूजन कोई मतलब नहीं, सिलेक्टिव इलेक्टिव नहीं होता, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है भाई, सुसादे विसरण तो होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। ट्रांसपोर्ट सेचुरेट कब होता है भाई, प्रोटीन सब सारी यूज में जाती है तो क्या सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर अपन, विसरण के अंदर तो कुछ पढ़ा ही नहीं अपन, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। सुसादे विसरण के अंदर भाई होते हैं प्रोटीन होती है, तो सारी यूज में आ जाएंगे तो सेचुरेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यस आ जाएगा। फिर बात करें अपहिल ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, मतलब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है ये तो, ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, सुसादे जो विसरण है क्या हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है, अप हिल नहीं है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, अप हिल ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर क्या है, रिक्वायर एटीपी एनर्जी, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कोई एटीपी चाहिए नहीं चाहिए भाई, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इसके अंदर कोई चाहिए नहीं चाहिए भाई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर बिल्कुल एटीपी चाहिएगी। चलो अब बात कर लेते हैं पादप जल संबंध की, बात कर लेते हैं पादप जल के बीच में क्या संबंध है उनकी बात कर लेते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर लेते हैं। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए क्या चाहिए, जल की आवश्यकता होती है, पौधे जितने भी क्रियाकलाप करेंगे शारीरिक उनमें क्या है, जल की आवश्यकता होगी, जल अनिवार्य है। सेल साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वो किससे बना हुआ भाई, जल ही तो, उसके अंदर वाटर ही तो है, ठीक है। सभी पदार्थ इसमें घुलनशील होते हैं, ठीक है, जितने पदार्थ हैं वो जो प्लांट के अंदर वो सारे क्या है इसमें घुलनशील रहेंगे, किसमें, वाटर के अंदर। वुडी पार्ट जो होंगे ना, जो क्या है वुडी पार्ट, ठीक है, जो ज्यादा लकड़ी वाले जो पार्ट रहेंगे प्लांट के अंदर, जिनमें ज्यादा लकड़ी रहेगी, ठीक है, जो सूखे पार्ट होंगे उनके अंदर पानी कम रहेगा, सीधी सी बात है। और जो सॉफ्ट पार्ट होंगे ना, जितने भी सॉफ्ट पार्ट होंगे उनमें पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा इसी वजह से तो वो सॉफ्ट है। जैसे देखो कोई पुराना पेड़ है, ठीक है, बड़ा पेड़ है, ठीक है, उसकी जो बार्क है ना, छाल जिसको बोलते हैं ना, जो छाल है ना वो कैसी रहेगी, बिल्कुल एकदम से रूखी सूखी रहेगी ना, बिल्कुल लकड़ी सी रहेगी, ठीक है, तो वो क्या है सूखी लकड़ी सी रहेगी, तो उसमें क्या पानी बहुत कम है, ठीक है। और जो आपकी जो नई जो डालियां होती है, नई जो डाली है, पतली जो डाली है,
वो क्या है, सॉफ्ट रहेगी बिल्कुल, तो उसके अंदर क्या पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, वाटरमेलन सब जानते हो, तरबूज, तरबूज के अंदर भाई 92% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, 92% क्या है, पानी है। सबको पता है, तरबूज हमने खाया तो बस पानी होता है उसके अंदर। तो चलो, हर्बेसिस जो प्लांट होते हैं, जो हरे प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या है भाई, उनके अंदर 85 से 90% पानी होता है। जो हरे प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, जो हरे प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या है, जो घास हो गया आपका, उनके अंदर 85 से 90% क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, मेच्योर जो कॉर्न है, ठीक है, मेच्योर जो कॉर्न है वो 3 लीटर पानी एक दिन में ले लेता है। ठीक है, एक दिन में कितना पानी, 3 लीटर पानी ले लेता है। यहां से मैं थोड़ा सा भूल गया यार, कन्वर्ट करना उसको हिंदी में ना, तो ये थोड़ा सा संभाल लेना। मेच्योर कॉर्न जो होता है ना, वो 3 लीटर पानी लेता है एक दिन के अंदर, 3 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है जमीन से, 3 लीटर पानी ले लेता है एक दिन में। ठीक है, और जो ये मस्टर्ड जो प्लांट है ना, सरसों का, जो सरसों जो होती है ना, सरसों जो होती है ना, वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है इक्वल टू ओन वेट इन 5 घंटे में। ठीक है, तो वो क्या करती है, देखो सरसों जो है ना, सरसों ये मैं बता देता हूँ यार, रह गया थोड़ा सा। सरसों जो होती है ना, सरसों जो होती है वो क्या करती है, 5 घंटे के अंदर जितना खुद का उसका वजन है ना, मान लो उसका वजन कितना, मान लो कि एक सरसों का प्लांट है, सरसों सबने देख रखी होगी, जो गाँव आम से तो देख रखी होगी, और ये फिल्मों में सबने देख रखी है, वो पीले पीले फूल होते हैं ना, वो वाली सरसों होती है। ठीक है, तो सरसों का जो प्लांट है ना, सरसों का जो प्लांट है वो 5 घंटे के अंदर क्या करता है, जितना उसका खुद का वजन है उतना ही पानी वो नीचे से खींच लेता है, उतना ही पानी नीचे से खींच लेता है। आप बोलोगे भाई वो पानी जाता कहाँ है, वो पानी ऊपर से उड़ जाता है ना, नीचे से वो खींच रहा है, ऊपर से वो उड़ जाता है। ठीक है, चलो, वाटर लिमिटिंग फैक्टर, भाई वाटर क्या लिमिटिंग फैक्टर होता है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब वाटर की कमी से क्या क्या हो सकता है, वाटर क्या है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर मतलब वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, वाटर क्या है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वाटर बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है, वाटर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। चलो बात कर लेते हैं क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए भी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर की कमी हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, इसलिए क्या बोला इसको, लिमिटिंग फैक्टर बोला है। प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, अगर पानी की कमी आई तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, प्लांट वाटर की कमी आई तो प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, इसलिए क्या बोला इसको, लिमिटिंग फैक्टर बोला है, लिमिट कर देता है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, पानी की कमी आई फसल नहीं होगी। ठीक है, और क्या है भाई, पानी की कमी आई, नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, वाटर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, जल विभव की बात कर लेते हैं। तो ये भाई क्या है, वाटर मॉलिक्यूल हैव काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है आपको, वाटर जो मॉलिक्यूल है, जो पानी की जो मॉलिक्यूल है, उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वो ऐसा थोड़ा ना कि पानी जो है वो एक, पानी की जो मॉलिक्यूल है ऐसा थोड़ा ना कि वो एक H2 है, H2O है। ठीक है, H2 है, तो ये थोड़ा ना कि एक जगह रहेगा। ठीक है, ऐसा मतलब पानी की बाल्टी भरी हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, छोटे 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 मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे से, ये इधर जा रहा है, 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 तो ये ऐसे घूमते रहते हैं। क्या इनके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है। सिंबल की बात कर लेंगे, वाटर पोटेंशियल का जो सिंबल है वो क्या है भाई, ये त्रिशूल सा बन रखा है ना, इसको क्या है, इसका सिंबल है। वाटर पोटेंशियल जो जल विभव है, इसका जो सिंबल क्या होता है, साइन क्या होता है, वो ये भाई त्रिशूल सा बन रखा है, इसको क्या बोलते हैं, साइन है, इसका सिंबल है। ठीक है, चिन्ह है इसका। चलो, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते भाई साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई, क्या बोलते हैं, साई, PSI, पी साइलेंट है, साई बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अगर पानी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। वापस समझाऊं मैं आपको, एक बाल्टी है, एक बाल्टी है, इसके अंदर मैंने क्या क्या रख रखा है, पानी की आधी बाल्टी भर रखी है। ठीक है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कम है। जैसे ही मैं इस बाल्टी को पूरा भर दूं तो क्या पानी की क्या वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे तो क्या होगी, सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। ठीक है, एक दूसरे की तरफ भागेंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही बोला कि अगर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, अगर पानी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, मतलब जल विभव भी बढ़ेगा। ठीक है, जल विभव कैसा है, ये त्रिशूल जैसा होता है, ये त्रिशूल, ये साई। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। वाटर पोटेंशियल की बात करें, वाटर पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, साई डब्ल्यू, क्या लिखा जाएगा, साई डब्ल्यू, त्रिशूल डब्ल्यू। ठीक है, ये त्रिशूल सा दिख रहा है आपको, ठीक है, साई डब्ल्यू। ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता है। प्योर वाटर का भाई वाटर पोटेंशियल कितना होता है, प्योर वाटर अगर है, प्योर वाटर है, शुद्ध जल है बिल्कुल, तो उसका जल विभव कितना होगा, जल विभव भैया उसका होगा मैक्सिमम कितना होगा, 0। ठीक है, साई डब्ल्यू 0 अगर है तो वही वो ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। साई डब्ल्यू अगर 0 लिख रखा है ना तो वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 होगा। तो इससे कम क्या हो सकता है भाई, माइनस में चलेगा सारा सौदा। क्या चलेगा, -1, -2, -10 ऐसे चलेगा। ठीक है, प्लस में कभी नहीं आएगी साई डब्ल्यू की वैल्यू। साई डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3, 4 ऐसे कभी नहीं आएगी। कैसे, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। ठीक है, 0 आ सकती है। देखो ये तो सबने पढ़ रखा है ना यार, ये तो सबने पढ़ रखा होगा आपने, ये है यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर माइनस में आएगी संख्या 1,
-2, इधर क्या आएगी +1 +2, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वाटर पोटेंशियल जो है ना, वाटर पोटेंशियल जो है ये मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है 0 है। इससे आगे इधर नहीं जाएगा, ये इधर ही आ सकता है, ठीक है, मतलब कम ही हो सकती है 0 से, 0 तो मैक्सिमम है। चलो जी आगे चलो, इसको मैं मिटा दूं यार, वरना आप बोलोगे क्या लिख रखा है इसमें बीच में। चलो ठीक है, अब इसकी ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। साई डब्ल्यू जिसको क्या होता है साई एस प्लस साई पी, ठीक है। साई डब्ल्यू क्या है वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, वाटर पोटेंशियल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है साई एस प्लस साई पी। डरना कुछ नहीं है यार, साई एस क्या है सोल्यूट पोटेंशियल, क्या होता है सोल्यूट पोटेंशियल, इसको क्या लिख दिया त्रिशूल एस लिख दिया, साई एस लिख दिया, ठीक है। ये क्या होता है भाई सोल्यूट प्लस वाटर, वाटर के अंदर पानी था, शुद्ध जल था, तब तो क्या था उसका 0 था भाई, साई डब्ल्यू क्या था 0 था। लेकिन अब पानी के अंदर अपन ने क्या मिला दी चीनी मिला दी, पानी के अंदर क्या मिला दी मैंने चीनी मिला दी, घोल दी चीनी उसके अंदर, मतलब क्या मिला दिया उसके अंदर सोल्यूट मिला दिया, ठीक है, चीनी मैंने घोल दी। चीनी जैसे ही मैं घोलूंगा तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ये जो साई एस है ना इसकी वैल्यू हमेशा ध्यान में रखना, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। कैसी होती है नेगेटिव वैल्यू होती है, कुछ भी मत दिमाग लगाना अपना, साई एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, ठीक है, साई एस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। जितने ज्यादा सोल्यूट होंगे उतनी ज्यादा नेगेटिव आएगी। मान लो मैंने 1 लीटर पानी के अंदर कितनी घोल दी चीनी, कितनी घोल दी मैंने आधा किलो चीनी घोल दी 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है, तो उसकी साई एस वैल्यू मान लो कितनी आई -10 आ गई, उसकी साई एस वैल्यू कितनी आ गई -10 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा उस पानी के अंदर मैं क्या घोल दूंगा 1 लीटर पानी के अंदर, अब इस बार मैं 1 किलो चीनी घोल दी मैंने इस बार, तो क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव आएगी, -30 आएगी इस बार, क्या आएगी -30 आएगी। अब एक चीज मैं और पूछ लूं, -10 बड़ा है फिर -30 बड़ा है, कौन सी संख्या ज्यादा बड़ी है -30 बड़ी है ना, हाँ -10 बड़ी होती है, ठीक है, -10 बड़ी, तो वो नीचे क्या वैल्यू माइनस में जा रही है तो कम होता है ना। चलो साई प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है साई पी क्या होता है भाई, ये क्या होता है देखो सेल टर्जिडिटी वैसे बढ़ती है, ठीक है, मोस्टली कैसी होती है पॉजिटिव होती है, मोस्टली क्या होती है इसे पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जाइलम के अंदर क्या होती है नेगेटिव। ये बात ध्यान में रख लो, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना कि मोस्टली तो कैसी होती है पॉजिटिव होती है, लेकिन जाइलम के अंदर कैसी होती है नेगेटिव हो जाती है इसकी वैल्यू। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई तो बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलें, चलो बात कर लेते हैं ओस्मोसिस की, बात कर लेते हैं प्रासरण की, बात कर लेते हैं ओस्मोसिस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं, प्रासरण क्या होता है। तो सेल वॉल क्या फ्रीली परमेबल है, सेल वॉल कोई मतलब भाई कोई आओ कोई जाओ हमें तो मतलब नहीं है, हम परमेबल है बिल्कुल, है ना, हमारे लिए सबके हमारे 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 जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं, कोई आओ कोई जाओ हमें कोई मतलब नहीं है, हम बढ़िया सोएंगे, ठीक है। तो सेल वॉल कोई मतलब नहीं है भाई कोई आओ कोई जाओ, ठीक है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना ये बहुत भाई वैसे होती है ना, सेल मेम्ब्रेन पूरा ध्यान रखती है और कैसे होती है सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ये तो फ्रीली परमेबल है, फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है, फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है कि भाई जो सेल वॉल कोई किसी का ध्यान नहीं रखेगी, कोई आओ कोई जाओ उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि भाई ऐसे कोई नहीं आ सकता, एरा गैरा कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। पहले पूरा मैं जांचूंगी उसको परखूंगी उसके बाद उसको अंदर जाने दूंगी, ऐसे एरा गैरा को मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, ठीक है। तो ये किसका काम है सेल मेम्ब्रेन जो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जो इसको पसंद आएगा वो अंदर आएगा, जो उसको पसंद नहीं आएगा छुट्टी। चलो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगी, जैसे ओस्मोसिस हो रहा था हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, वैसे ही क्या होगा आपका ये ओस्मोसिस हो जाएगा, जैसे डिफ्यूजन हो रहा था वैसे ही ओस्मोसिस हो जाएगा। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर चाहिए उसे ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब ओस्मोसिस का मैंने क्या बोला कि हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जा रही कोई चीज, लेकिन अगर मेरे को ओस्मोसिस को रोकना है, अगर मेरे को ओस्मोसिस को रोकना है तो क्या मेरे को प्रेशर लगाना पड़ेगा, और उस प्रेशर का बोलेंगे ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी प्रेशर चाहिए वही क्या होता है ओस्मोटिक प्रेशर होता है। चलो जी फिर बात कर लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस की, बात कर लेते हैं जीव द्रव्य कुंचन की, बात कर लेते हैं जीव द्रव्य कुंचन, ठीक है सही पढ़ रहा हूँ मैं यार पता नहीं, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये देखो 3 टाइप का होता है भाई, हाइपोटोनिक आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो अल्प पराशरी समपराशरी और अति पराशरी, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। तो देखो भाई हाँ एक इसके अंदर क्या है, ये 2 मैंने क्या है बीकर रख रखे हैं, ठीक है, बीकर रख रखे हैं, ठीक है, गिलास रख रखे हैं, ऐसे मान लो ना गिलास रख रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या पानी डाल रखा है मैंने, क्या डाल रखा है पानी डाल रखा है, ठीक है, तीनों के अंदर पानी भर रखा है मैंने, तीनों के अंदर पानी भर रखा है, लेकिन सबका सॉल्यूशन अलग अलग है। अब इनके अंदर मैं क्या डाल दी, ये क्या डाल रखी है मैं सेल डाल रखी है, उस पानी के अंदर मैंने क्या डाल दी सेल डाल दी, एक एक कोशिका डाल दी सबके अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या होगा देखो, ये जो हाइपोटोनिक होता है, जो अल्प पराशरी होता है, जो अल्प पराशरी होता है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा वो देखो, ये जो बाहर जो सॉल्यूशन है, बाहर जो सॉल्यूशन है इसके अंदर क्या होगा पानी की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, H2O की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है,
ये जो बाहर जो पानी है, ये जो पानी डाल रखा है मैंने इस ग्लास के अंदर, इसके अंदर H2O की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। किसके कंपेयर में? जितनी सेल के अंदर पानी है ना, जितना सेल के अंदर पानी है, कोशिका के अंदर भी तो पानी होता ही है, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है, ठीक है। जितना कोशिका के अंदर पानी है उसके मुकाबले में इसके अंदर ज्यादा पानी है। जो गिलास के अंदर जो मैंने कोशिका डाल रखी है उस गिलास के अंदर ज्यादा पानी है, पानी की कंसेंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है वो ज्यादा है। सांद्रता ज्यादा है तो क्या आपने अभी तो आपने पढ़ा कि भाई हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। H2O की कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा, यहां इसके अंदर कम, तो पानी कहां जाएगा? यहां से यहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा पानी। अब कोशिका के अंदर पानी जब ज्यादा भरेगा तो कोशिका कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, बिल्कुल फूल जाएगी तो क्या हो जाएगा? ट्रजिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ट्रजिड बोलेंगे। पानी अंदर जा रहा है तो सेल कैसे होगी? मोटी होगी, बिल्कुल ठीक है भाई। इसकी बात कर लेते हैं, फिर समपराशरी की बात कर लेते हैं, आइसोटोनिक की बात कर लेते हैं। ये क्या बवाल है? ये देखो भाई, ये गिलास मैंने लिया, एक और गिलास ले रखा है। अब इस बार पानी जो है ना, इस बार पानी की जो कंसेंट्रेशन है ना वो कैसी है? जैसी कंसेंट्रेशन इसके अंदर है वैसी कंसेंट्रेशन बाहर है, ठीक है। मान लो इसके अंदर थोड़ा नमकीन पानी है, इसके अंदर सेल के अंदर मान लो थोड़ा नमकीन पानी है, तो मैंने ग्लास के अंदर भी नमकीन पानी रख रखा है, ठीक है। तो मेरा कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, सेम कंसंट्रेशन होगी तो क्या होगा? पानी बाहर भी आएगा, पानी अंदर भी जाएगा, ठीक है। पानी बाहर, जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, पानी जितना अंदर उतना ही बाहर आएगा, तो क्या है? कोई फर्क नहीं पता लगेगा। तो मतलब जैसी सेल थी वैसी रहेगी, फ्लैशिड रहेगी, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं अति पराशरी की। अति पराशरी की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है भाई? इसके अंदर क्या होगा? ये जो मैंने एक कोशिका रख रखी है अंदर और इसके बाहर ये क्या है? पानी है। इस बार पानी के अंदर मैंने नमक मिला दिया बहुत ज्यादा, ठीक है। पानी के अंदर मैंने नमक घोल दिया, बहुत ज्यादा नमक घोल रखा है, ठीक है। तो सेल के कंपेयर में क्या है? जो कोशिका डाली है उसके कंपेयर में इस बार कंसेंट्रेशन यहां पर पानी की क्या होगी? कम हो गई। पानी की कंसेंट्रेशन कम हुई तो क्या होगा? ये जो सेल है इससे पानी जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएगी, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा, सेल जो है वो एकदम सिकुड़ जाएगी बेचारी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं इम्बाइबेशन की। अंतः शोषण की बात कर लेते हैं। तो इम्बाइबेशन है वो भाई आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे ही थोड़ी बारिश वारिश आने लगेगी तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो आपकी जो घर के दरवाजे है ना, जो घर के दरवाजे, अगर आपके घर के दरवाजे किसी लकड़ी के दरवाजे हैं तो भाई आजकल तो वो प्लाई वाली चलते हैं, उनमें तो नहीं पता लगता ना। लकड़ी वाले दरवाजे उनमें पता लगता है, प्लाई वाले में पता लगेगा। जो दरवाजे हैं वो क्या करेंगे? थोड़े थोड़े ऐसे खुलेंगे तब बोलने लग जाएंगे ना, उसमें आ जाएगी चू, ऐसे आ जाएगा ना अजीब सी। तो खोलोगे, बंद करने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। और खोलोगे तब भी दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो फूल जाएंगे। क्या है? फूल जाएंगे। क्यों फूल जाएंगे? जो बाहर बारिश आ रही है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उनके अंदर वो फूल जाएंगे, अंतः शोषण कर लेंगे, अंतः शोषण कर लेंगे, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई? वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉलिड्स, जो सॉलिड होंगे वो वाटर को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, पानी जब एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगी? वॉल्यूम इंक्रीज होगी। इम्बाइबिशन जो प्रेशर है उससे क्या हो जाएगा? सीड जर्मिनेशन, जो आपका जो बीज अपन ने उगाते हैं, अपन बीज डालते हैं मिट्टी के अंदर, अब वो उगता है, जब वो उगता है तो वो कैसे उगता है? बीज के अंदर क्या जाएगा? पानी जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा तो जो सीड है वो क्या है? जर्मिनेट होकर बाहर आएगा, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर का लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लंबी दूरी तक जल का परिवहन कैसे कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब अगर लंबी दूरी तक अपन को करना है तो किसकी जरूरत लेनी पड़ेगी? अपन को जाइलम और फ्लोएम की अपन को सहायता लेनी पड़ेगी। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर तो अपन डिफ्यूजन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं ना, उनको पढ़ के आ गए अपन। अब अगर लेकिन अपन को लंबी दूरी का काम करना है, लंबी दूरी का काम करना है तो किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? जाइलम और फ्लोएम की सहायता लेनी पड़ेगी। और क्या है? बल्क मूवमेंट कराना, मतलब थोक प्रवाह कराना अपन को। बल्क में कोई सामान भेजना अपन को, थोक में अपन को सामान भेजना है तो किससे करवाएंगे? जाइलम और फ्लोएम से करवाएंगे जी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस किसे हो सकता है भाई? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इनको भाई दिक्कत मत लो। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि भाई ग्रेविटी, जैसा ग्रेविटी क्या? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ठीक है, उसकी तरफ कोई चीज आ रही है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ ही कोई चीज आ रही है तो क्या पॉजिटिव होती है। और जो ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, कोई चीज नीचे की तरफ आएगी, मान लो ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ है इतना बड़ा, ठीक है, प्लांट है, ठीक है। अब कोई चीज यहां से नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है, नीचे की तरफ परिवहन हो रहा है, मतलब जमीन की तरफ परिवहन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जमीन की उल्टी साइड में परिवहन हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के उल्टी दिशा में वो परिवहन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। चलो अब बात करें जाइलम कैसा करता है भाई? यूनिडायरेक्शनल करता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गया अपन कि एक दिशा के अंदर होगा ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? एक दिशा के अंदर। किसका होता है एक दिशा के अंदर? पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, एक दिशा के अंदर होता है, ठीक है, जड़ों से
पत्तियों की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो क्या जाइलम जो है वो क्या है, पानी लेकर जाता है, पानी लेकर जाता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है, जो परिवहन है, वो कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा के अंदर होगा, ठीक है। वाटर, मिनरल सोल्ट, हॉर्मोन्स और कुछ सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है कि भाई कुछ फॉर्म में ये अमाइनो एसिड लेके जाएगा। अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन तो होता है, नाइट्रोजन तो होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या है, ऑर्गेनिक होता है। देखो नाइट्रोजन वैसे तो इनऑर्गेनिक है, नाइट्रोजन क्या है, इनऑर्गेनिक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लेके जाता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या लेके जाएगा, अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, अमाइनो एसिड को ये लेके जाता है, इस वजह से इसको बोला कि ये कुछ क्या लेके जाता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी लेके जाता है। तो ये जाइलम क्या क्या लेके जाएगा भाई, पानी लेके जाएगा, मिनरल सोल्ट लेके जाएगा, हार्मोन लेके जाएगा और कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी लेके जाएगा। फ्रॉम रूट्स टू शूट, जड़ों से तने की तरफ लेके जाएगा, जड़ों से तने की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लेके जाएगा, पानी वगैरह मिनरल ये लेके जाएगा। तो ये क्या यूनिडायरेक्शनल है। फिर बात कर ले फ्लोएम की, तो फ्लोएम क्या बाई डायरेक्शनल काम करता है, दो डायरेक्शन के अंदर। शुरू स्टार्टिंग में मैंने बता दिया चैप्टर के कि भाई ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा। तो पत्तियां हैं, तो वो पत्तियां हैं खाना बनाने के लिए, तो क्या जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट का जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, क्या होगी, नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जब पत्ती जड़ ऋतु आएगी, पत्तियां गिर जाएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो रूट्स जो जड़ों ने जो स्टोर किया था खाना, अब वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो दो डायरेक्शन होगी, ऊपर नीचे, ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा। ये ऑर्गेनिक मटेरियल लेके जाते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लेके जाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, खाना, ठीक है, शुगर वगैरह बनाई। इनऑर्गेनिक सोल्यूट भी लेके जाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सोल्यूट भी, ठीक है। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, पत्तियों से दूसरे जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ। सिर्फ पत्ती नहीं है, यहां पर जड़ भी आ सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। पत्तियों से दूसरे भागों की तरफ ही लेके जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर बात कर लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं, जल का अवशोषण कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये भाई रूट हेयर्स है, रूट पर क्या छोटे छोटे बाल होते हैं, वो रूट हेयर्स होंगे, ठीक है, रूट हेयर्स होंगे। ये क्या करेंगे, वाटर और मिनरल को ऐसे अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे। वाटर और मिनरल जो है वो रूट हेयर्स के अंदर जाएंगे, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जाएंगे। कैसे जाएंगे, डिफ्यूजन, विसरण के थ्रू अंदर जाएंगे, ठीक है। पानी रूट हेयर्स के अंदर आ गया, रूट हेयर से वो पानी कहां जाएगा, रूट की जो और अंदर की जो परतें हैं उनके अंदर जाएगा। फिर जो रूट हेयर से कैसे जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे, दो तरीके से जो पानी है वो जाइलम तक पहुंच सकता है। अब जड़ जो है वो नीचे जमीन के अंदर है, वो पानी कैसे अवशोषण करेंगी पानी का, और कहां भेजना, ऊपर की तरफ भेजना है। ऊपर कैसे, कौन लेके जाएगा, जाइलम लेके जाता है। पानी कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। तो जाइलम तक वो पानी, जड़ों से वो जाइलम तक कैसे पहुंचेगा उसका अपन को देखना है। सबसे पहले जाइलम तक पहुंचाना पड़ेगा अपन को। तो भाई ये देखो, ये क्या है, ये रूट का डायग्राम पूरा क्या है, रूट का अंदर का सिस्टम दिखा रखा है अपन को। क्या दिखा रखा है, रूट का अंदर का सिस्टम दिखा रखा है। पानी जो है, वाटर और मिनरल जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू कहां चले गए, रूट हेयर्स के अंदर। तो आ गए जी रूट हेयर के अंदर, इतना दिमाग में आ गया, ठीक है। अब रूट हेयर से जो पानी वो कहां जाएगा, रूट की लेयर्स के अंदर जाएगा। रूट की ये लेयर्स है, ये रूट की लेयर्स है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और फिर बाद में जाइलम, ठीक है। अब देखो ये दो तरीके से पानी क्या है, दो तरीके से जा सकता है। एक है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट एक है, सिम्प्लास्ट है। एपोप्लास्ट क्या है, बेचारा नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है, ठीक है। एपोप्लास्ट जो है वो नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी, उसकी कोई इतनी चलती है नहीं, तो जहां उसको मतलब कोई दिक्कत आएगी तो ऊपर पर अपना रास्ता बदल लेता है। कोई बीच में रोक लेगा उसको तो फिर क्या कर सकता है, उससे लड़ तो नहीं सकता नहीं, तो वो क्या करता है, अपना रास्ता ही बदल लेता है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट क्या करेगा, देखो यहां पर पानी आया, यहां पर पानी आया, ठीक है। जैसे ही पानी आया, सेल वॉल ने तो एंट्री दे दी, सेल वॉल ने तो एंट्री दे दी, उसको मतलब नहीं है कोई आओ कोई जाओ। यहां पर पानी आया, सेल वॉल ने तो एंट्री दे दी, लेकिन उसके बाद में आगे सेल मेम्ब्रेन थी। एपोप्लास्ट को बोला कहां जा रहा है भाई, कहां जा रहा, आगे नहीं जाना। तो क्या करा उसने, क्या करा, बेचारा सीधा साधा आदमी है एपोप्लास्ट, तो उसने क्या किया, यहां से भाई रास्ता अपना चेंज कर लिया और सेल वॉल के अंदर खेलता गया। फिर इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, यहां तक तो आ गया। लेकिन आगे क्या थी, केस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई थी। आगे क्या है, केस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई थी, इससे आगे नहीं जा सकता भाई। एपोप्लास्ट जो है वो इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर कैसे जाएगा एपोप्लास्ट आगे, फिर ऐसे अंदर जाना पड़ेगा, इसकी सिम्प्लास्ट करना पड़ेगा, आगे उसको क्या करना पड़ेगा, सिम्प्लास्ट। तो सीधी सीधी भाषा में बात बताऊं आपको, एपोप्लास्ट जो है ना वो सेल वॉल के अंदर काम करता है, ठीक है। एपोप्लास्ट जो मूवमेंट होता है वो सेल वॉल के अंदर चलता रहेगा, और जो सिम्प्लास्ट है वो भाई सीधा जाता है, यहां से इसके अंदर जाएगा सेल के अंदर, यहां से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और पानी जो है वो यहां चला जाएगा, ठीक है। पानी जो है, देखो वापस बोल रहा हूं मैं, पानी, वाटर और मिनरल जो है वो कहां गए, रूट हेयर्स के अंदर गए डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। फिर रूट हेयर से वो कहां गए, रूट लेयर्स के अंदर आ गए जी, ठीक है।
फिर रूट लेयर से है, अब पानी जो है वो दो तरीके से जाइलम तक पहुंचा सकते हैं अपन को पानी तो जाइलम को देना, जाइलम लेके जाएगा ऊपर तो, ठीक है। तो जाइलम के पास पहुंचाने के अपने पास दो तरीके हैं, एक एपोप्लास्ट है, एक सिम्प्लास्ट है। एपोप्लास्ट क्या है, एपोप्लास्ट यहां आएगा, ठीक है, और क्या सेल वॉल यहां तक तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर केस्परिन स्ट्रिप लगी हुई है तो सेल वॉल आगे नहीं जाने देगी, तो क्या होगा भाई, उसको अब सिम्प्लास्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है, सिम्प्लास्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो सिम्प्लास्ट है वो तो डायरेक्टली सीधा जाता है, ठीक है, सीधा जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब सेल मेम्ब्रेन है कोई आए वो सीधा जाता है, ठीक है, सीधा जाएगा। इसकी भाई चलो पहले बड़ा कोठी बंगले वाले लोग हैं, ठीक है, तो सीधा चला जाता है, ठीक है, सीधा जाएगा और जाइलम को पानी दिया, अब जाइलम जो है वो आगे लेके जाता है। अब पढ़ लेते हैं भाई, एपोप्लास्ट क्या है, बिटवीन सेल वॉल होगा, ठीक है, सेल वॉल के बीच में होता है एपोप्लास्ट, ठीक है, एक्सेप्ट केस्परिन स्ट्रिप, केस्परिन स्ट्रिप ने तो रोका था, तो केस्परिन स्ट्रिप को छोड़कर सेल वॉल के अंदर जो एपोप्लास्ट है वो घूमता रहेगा। डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। नो बैरियर, कोई बैरियर नहीं होता, सिर्फ केस्परिन स्ट्रिप जो है वो बैरियर होती, बाकी कोई बैरियर नहीं होता। सिम्प्लास्ट की बात कर ले तो सेल मेम्ब्रेन हो चाहे प्लाज्मोडेस्माटा हो चाहे कुछ भी हो, ये तो जाएगा भाई, सीधा जाएगा। कोठी बंगले वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं भाई, चल बल है बढ़िया, ठीक है। स्लो मूवमेंट होता है, लेकिन इनका मूवमेंट स्लो है, ठीक है, जाएंगे तो ये सेल मेम्ब्रेन ये सीधा चला जाएगा, लेकिन मूवमेंट स्लो है। क्यों स्लो है भाई, यहां पर सेल मेम्ब्रेन आ गई तो थोड़ी कॉल पर बात तो करवानी पड़ेगी ना, चलबल तो है लेकिन नेताजी से बात तो करवानी पड़ेगी, तो बात करवानी पड़ेगी तो थोड़ा टाइम यहां लगेगा, फिर थोड़े आगे चलेंगे, यहां भी एक बैरियर आ गया, ठीक है, एक बाधा यहां पर आ गई, वापस नेताजी को फोन लगाना पड़ेगा, यहां पर बात करवाई, फिर आगे यहां पर बात कराई, तो क्या टाइम लग जाता ना, तो प्रोसेस स्लो है लेकिन ये सीधा जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात कर लेते हैं रूट प्रेशर की, बात कर लेते हैं, मूल दाब की बात कर लेते हैं। तो मूल दाब जो है वो भाई शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करेगा, ठीक है। अब पानी जो है वो जाइलम के अंदर तो आ गया, पानी जो है वो जाइलम के अंदर तो आ गया, लेकिन पानी को अपन को कहां पहुंचाना है, पत्तियों तक पहुंचाना है। अब कोई छोटा प्लांट है तो उसके अंदर तो ये जो मूल दाब है ना, जो रूट प्रेशर है, इससे ही काम बन जाएगा, इससे ही काम बन जाएगा। तो रूट प्रेशर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, कैसा रहता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। रूट्स में आयंस की एंट्री, ठीक है, रूट के अंदर क्या है, ये आपकी चाहे जड़ है, ये क्या है आपकी जड़ें हैं, इनके अंदर आयन ने एंट्री मारी, एंट्री आए, आयन जो है वो अंदर चले गए। जैसे ही आयन अंदर जाएंगे तो यहां क्या हो जाएगी, रूट के अंदर पानी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कंसंट्रेशन जो कम हो जाएगी। पहले जितना पानी था उसके अंदर मान लो सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट क्या आयन है, ठीक है, आयन जो है वो अंदर चले गए, ये जड़ है, इसके अंदर आयन जो है वो अंदर चले गए। आयन जैसे ही अंदर गए तो अंदर क्या है, पानी की कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई, और वाटर आप सबको पता है कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो पानी क्या है, इस यहाँ अंदर पानी कमी है, बाहर पानी ज्यादा है, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पानी जो है वो अंदर की तरफ जड़ों में चला जाएगा। नहीं समझ में, वापस समझाता हूं, चलो। ये क्या भाई जड़ है, ये क्या जड़ है, इसके अंदर क्या है, आयन की एंट्री मारी, आयन ने क्या मारी, एंट्री मारी। आयन ने जैसे ही अंदर एंट्री मारी तो जड़ के अंदर क्या हो गया, पानी की कंसंट्रेशन क्या हो गई जी, कमी हो गई। वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। वाटर की कंसंट्रेशन कम हुई तो पानी कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अंदर कमी है, बाहर ज्यादा है पानी, तो बाहर से क्या जाएगा, अंदर की तरफ पानी जाने लग जाएगा, ठीक है। तो पानी ऐसे अंदर जाता है। चलो 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 चलो, रूट्स में आयन एंट्री मारेंगे, और जब आयन से अंदर जाएंगे तो अंदर पानी की कमी होगी, लो वाटर कंसंट्रेशन हो जाएगी, पानी हाई कंसंट्रेशन, जो वाटर लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, यही रूट प्रेशर होता है, ठीक है, यही मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो भाई क्या है, रूट के अंदर आयंस ने एंट्री मारी, जैसे ही आयंस अंदर जाएंगे तो अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पानी कमी हो जाएगी तो लो कंसंट्रेशन हो जाएगी, बाहर पानी ज्यादा अंदर पानी कम, तो बाहर से पानी क्या है, अंदर जाने लग जाएगा, यही रूट प्रेशर होता है। शॉर्ट हाइट प्लांट में इससे काम चल जाएगा, जो छोटे प्लांट है उनके अंदर इससे काम चल जाएगा, ठीक है। वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, ठीक है, जब क्या होता है, ये तो दिन में काम होगा, दिन में क्या होता है भाई, धूप पड़ रही है तो नीचे से जितना पानी ऊपर जा रहा है, नीचे से जितना पानी जा रहा है, जड़ों के अंदर जितना पानी जा रहा है उतना पानी ऊपर से धूप से निकल भी रहा है, ट्रांसपायरेशन भी हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब रात का टाइम है तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है, रात के टाइम भी चलती रहती है, ठीक है। ये जो सारी प्रक्रिया, जो पानी, जो आयन अंदर जा रहे हैं, फिर पानी अंदर जा रहा है, ये सारी प्रक्रिया रात को भी चल रही है, तो रात को तो धूप तो है ही नहीं, पानी उड़ेगा नहीं, पानी नहीं उड़ेगा तो क्या होता है, जो पानी है उसका लॉस कैसे होता है, लिक्विड फेज के अंदर पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। पानी की बूंदे आपने देखा होगा, जो घास होता है ना, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग या फिर जो रात का टाइम, उसमें क्या होता है, जो घास है उस पर जो छोटे छोटे जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उन पर क्या जाता है, पानी की बूंदे आ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गटेशन कहा जाता है। और ये नाइट, रात में या फिर अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सुबह 3-4 बजे के आसपास ये चीज होती है। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल की, बात कर लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की बात कर लेते हैं। इसको मिटा दूं, चलो मिटा ही देते हैं, ठीक है।
वाष्पोत्सर्जन विसरण की खिंचाव की बात कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है। अगर हाइट ज्यादा है ना, छोटी हाइट के अंदर, तो छोटी हाइट का प्लांट है तो उसमें तो रूट प्रेशर से काम चल जाएगा। छोटी हाइट का प्लांट है तो उसमें तो रूट प्रेशर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर बड़ी हाइट का प्लांट है तो उसके अंदर क्या चाहिएगा भाई, ट्रांसपायरेशनल पुल लगेगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वाटर फ्लो थ्रू जाइलम, इसके अंदर क्या है, पानी का जो थ्रू कैसे होगा, जाइलम के थ्रू पानी को भेजना पड़ेगा। और पानी जो है वो जाइलम के थ्रू की स्पीड क्या रहेगी भाई, 15 मीटर 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर 15 मीटर तक जो वाटर है वो प्लांट ट्रांसपोर्ट कर सकता है जाइलम के थ्रू, ये स्पीड है भाई। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 15 मीटर जाएगा पानी। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर क्या है, क्या सिस्टम होता है वो देख लो। ये पत्तियां हैं, यहां से क्या होगा, पानी का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर का लॉस कैसे होगा भाई, स्टोमेटा जो है ना, स्टोमेटा जो है वो खुल जाएंगे, स्टोमेटा खुलेंगे, ये स्टोमेटा होता है। वो स्टोमेटा जैसे खुलेगा तो क्या होगा, पानी जो है वो उड़ जाएगा। धूप पड़ रही है, पानी जो वो उड़ जाएगा। पानी उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। वाष्पो उत्सर्जन हो गया। ठीक है, वाष्प बनकर पानी उड़ गया। ठीक है, पानी जैसे ही यहां पर उड़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगी, पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, लो कंसंट्रेशन हो जाएगी। और पानी कैसे मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहां पानी की कमी, यहां पानी ज्यादा, तो पानी यहां आएगा, पानी इसके अंदर जाएगा। यहां से पानी यहां चला गया, यहां पानी कमी होगी तो पानी यहां से यहां आएगा, यहां का ज्यादा। यहां कमी होगी पानी की तो पानी यहां से यहां आएगा। तो ऐसे जो पानी है वो ऊपर जाएगा, जाता जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर हेल्प कौन करता है, कोहेजन और अधेजन, ये दो फोर्स होते हैं, कोहेजन और अधेजन, ये इसमें हेल्प करते हैं। इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जितना पानी यहां से जाता है ना, जितना पानी यहां से ऊपर जाता है, जितना पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है ना, उसका 1%, मान लो 100 लीटर पानी पहुंचा है, 100 लीटर पानी नीचे से ऊपर पहुंचा है, तो सिर्फ 1 लीटर पानी जो है वो प्लांट ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, जितना पानी ऊपर जाता है नीचे से, उसका 1% पानी ही, लेस देन 1%, 1% से भी कम पानी जो है वो प्लांट ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, बाकी सारा पानी उड़ जाता है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको बताया कोहेजन और अधेजन ये क्या काम करते हैं उसके बात कर लेते हैं। देखो, कोहेजन इसको हिंदी में बोलते हैं सासाजन, और अधेजन इसको बोलते हैं आसाजन। ठीक है, आसजन। ठीक है, थोड़ा हो सकता है ना। तो देखो भाई, अट्रैक्शन, कोहेजन क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। दो पानी की जो बूंद है, दो पानी के जो मॉलिक्यूल है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। दो पानी के मॉलिक्यूल है, पानी क्या है, ऊपर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है पानी। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है। अब इन दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, दो पानी के बीच में जो आकर्षण होगा, दो पानी के जो मॉलिक्यूल है दोनों के बीच में जो आकर्षण होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोहेजन बोलेंगे। ठीक है, सासजन बोलेंगे। ठीक है, और अधेजन क्या, आसजन। ठीक है, सजन ही क्या। ठीक है, तो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम, ये क्या है भाई, जाइलम है। ठीक है, इसके अंदर ये पानी जा रहा है, ऊपर पानी के मॉलिक्यूल जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में जो आकर्षण होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोहेजन कहा जाएगा। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल और जो ये जाइलम की जो दीवार है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे अधेजन। ठीक है, तो इसे क्या है, पानी जो है वो एक धार के अंदर पानी जो ऊपर जाता जाएगा। फिर बात कर लेते हैं ट्रांसपायरेशन की, वाष्पो उत्सर्जन की अपन बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बता ही दिया वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। तो पानी का इसमें भाई लॉस होता है, पानी का लॉस होता है। स्टोमेटा जो है, उस स्टोमेटा जो वो खुलेगा, स्टोमेटा खुलेगा तो क्या होगा भाई, ट्रांसपायरेशन होगा, पानी जो है वाष्प उत्सर्जित हो जाएगा, पानी जो वाष्प बनकर बाहर निकल जाएगा। और जो स्टोमेटा वो किस काम आता है भाई, गैसेस एक्सचेंज, O2 और CO2 का आदान प्रदान करने में भी काम आता है। ठीक है, स्टोमेटा जो है वो दिन में भाई खुला रहता है और रात में क्या है, बंद हो जाता है। दिन में खुला रहेगा, रात में बंद हो जाएगा। ये स्टोमेटा की शक्ल देख लो भाई, ये स्टोमेटा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर पानी भरेगा, जैसे ही स्टोमेटा के अंदर पानी भरेगा तो ये फूल जाएगा, ऐसे फूल जाएगा तो खुलेगा तो क्या है, वाष्पो उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन अफेक्टेड बाय। अब ये जो वाष्पो उत्सर्जन है, इसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है वो देख लेते हैं अपन। टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड स्पीड हो गई, और नंबर ऑफ स्टोमेटा कितना है उस पर डिपेंड करता है। तापमान ज्यादा हो गया, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, वाष्पोत्सर्जन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर लाइट ज्यादा है, ठीक है, सनलाइट ज्यादा पड़ रही है तो भी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी हो गई, बाहर क्या है, ह्यूमिडिटी हो गई, ह्यूमिडिटी मतलब नमी होगी, तो नमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस पर वाष्पोत्सर्जन जो है वो घट जाएगा। पहले ही बाहर पानी हो गया तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो घट जाएगा। विंड स्पीड, हवा ज्यादा चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर ये स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा से तो पानी बाहर निकल रहा है। चलो आगे चलते हैं फिर।
ट्रांसपायरेशन किसके काम आता है भाई, वो देख लो, एक साथ में देख लो, समरी बताइए यहाँ पर। ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल कराएगा, वाष्पोत्सर्जन जो खिंचाव है वो कराएगा, मतलब पानी जो है ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मिनरल ट्रांसपोर्ट कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेन शेप एंड स्ट्रक्चर, जो पत्ती है उसका शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। पानी बाहर निकलता रहेगा तो तभी तो पत्ती जो है वो शेप मेंटेन रखेगी, अगर पानी जो अंदर ही रहेगा तो पत्ती क्या मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, मेंटेन शेप मेंटेन करने में काम आता है। कूल सरफेस, ठीक है, सरफेस जो है पत्ती का जो सरफेस है उसको ठंडा करके रखेगा, कितना डिग्री, 10 से 15 डिग्री जो है टेम्परेचर जो उसका डाउन रखेगा, ठंडा करके रखेगा। अब बात करते हैं अपटेक ऑफ मिनरल आयंस। मिनरल आयंस का अपटेक कैसे होता है, खनिज आयनों का उद्ग्रहण की बात कर लेते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, जो आयंस है, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। ये जो रूट है, ये रूट है भाई, इसके अंदर जो आयंस है, मिनरल आयंस जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, एक्टिवली जाएंगे। एक्टिवली का मतलब क्या है, यहां पर खर्चा होगा, एटीपी जो है वो लगेगी, एनर्जी का खर्चा होगा, एटीपी लगेगी, ठीक है। रूट में मिनरल ज्यादा है, ठीक है, रूट में क्या है, मिनरल ज्यादा है, और सोइल में मिनरल क्या होते हैं, कम होते हैं। रूट में मिनरल ज्यादा होते हैं और सोइल में मिनरल कम होते हैं, इसलिए मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्टिवली होता है, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजना। ये क्या है, रूट है भाई, ये क्या है, सोइल है। सोइल में क्या है, आयंस की कमी है, मिनरल्स की क्या है, कमी है, और यहां पर जो आयंस है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसके कंपेयर में यहां पर ज्यादा है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को भेजना है तो क्या होगा, एटीपी लगेगी, ठीक है। इस कुछ आयंस पैसिव भी एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ आयन ऐसे हैं जो बिना एनर्जी के भी चले जाते हैं। चलो आगे फिर बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस। खनिज आयनों का स्थानांतरण कैसे होता है, खनिज आयन जो है उनका स्थानांतरण कैसे होगा वो देख लेते हैं। आयंस जाइलम में पहुंचने के बाद एक्टिव या पैसिव या दोनों से ऊपर की तरफ जाएंगे, पूरी स्टेम और लीव्स में, ठीक है। आयन जो है वो जाइलम के अंदर पहुंच जाएंगे, रूट से, जड़ों से वो कहां जाएंगे, जाइलम के अंदर पहुंच जाएंगे। जाइलम के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वो एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली या फिर पैसिवली, ठीक है, या तो खर्चे के साथ में कुछ एनर्जी ले लेंगे या फिर बिना खर्चा ही, मतलब बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के, वो क्या है, बिना एटीपी क्या है, ऊपर की तरफ जाएंगे और क्या, स्टेम और लीव्स में वो चले जाएंगे, स्टेम और लीव्स में वो चले जाएंगे। स्टेम क्या है, तना, और जो पत्तियां उनके अंदर वो चले जाएंगे। अब जो चीफ सिंक है, जो डिलीवरी है, अब ये जो है ना आयंस है, उनकी डिलीवरी कहां करनी है, स्टेम क्या है, जाइलम जो वो डिलीवरी कहीं तो करेंगे, इसकी डिलीवरी कहीं तो करनी पड़ेगी। तो डिलीवरी की लोकेशन क्या है भाई, ग्रोविंग रीजन। ग्रोविंग रीजन मतलब जो क्या है, ग्रो हो रहे हैं, वो ऐसे रीजन जो ग्रो हो रहे हैं। ग्रो कौन भाई, फ्रूट हो गया, आपका फल हो गया, जो यंग लीव्स हैं, ठीक है, जो नई नई जो पत्तियां आई हैं वो हैं, जो फ्लावर्स जो फूल हैं, उनको भाई आयंस की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जो बच्चे हैं वो तो भी, ठीक है, वो बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं, उनको तो क्या ज्यादा खिलाना पड़ेगा, तो आयंस की जरूरत कहां है, ज्यादा, इनको भाई ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब मोबाइल एलिमेंट कौन से हैं और ई मोबाइल एलिमेंट कौन से हैं। मोबाइल एलिमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो मूवमेंट कर सकते हैं, जो मूवमेंट कर सकते हैं, एक ही जगह से दूसरी जगह जा सकता है, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल बोलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल को एलिमेंट कौन से, मोबाइल तत्व कौन से हैं, और ई मोबाइल क्या है, ये मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोबाइल मूवमेंट क्या है, ये एलिमेंट क्या करेंगे, मूव करेंगे। और कौन कौन से होते हैं भाई, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। और ये एलिमेंट जो है, ई मोबाइल एलिमेंट जो, ये एलिमेंट जो मूव नहीं करते, कौन कौन से, कैल्शियम, सल्फर और आपका आयरन हो गया। अब ये मूव कहां करते हैं, कहां मूवमेंट करते हैं, वो देख लो भाई। ये आपका कोई प्लांट है, इसके अंदर एक तो ये है यंग लीफ है, ठीक है, ये क्या नई पत्ती है, और ये क्या ओल्ड लीफ है, ये क्या मरने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, जो मोबाइल एलिमेंट हो गए ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो ओल्ड लीफ है ना, ओल्ड लीफ से ये किसकी तरफ चले जाएंगे, जैसे ये पत्ती जो है बूढ़ी हो जाएगी, पत्ती जो है वो बूढ़ी हो जाएगी, तो जो इसके अंदर जो माल मसाला रहेगा वो कहां जाएगा, यंग लीफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा माल मसाला आ जाएगा, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये जो चीजें हैं ये यहां से उठकर यहां आ जाएंगी। तो इनका सबसे पहले जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो अपने को कहां दिखेगा, वो सबसे पहले कहां दिखेगा, ओल्ड लीफ में दिखेगा। क्यों दिखेगा, इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो कहां दिखेगा अपन को, ओल्ड लीफ में। क्यों दिखेगा भाई, क्यों दिखेगा, क्योंकि वो सारा उठकर यहां चले गए, यहां से उठकर यहां चले गए, तो यंग लीफ के अंदर तो वो सारी चीजें हो गई, ठीक है, यहां उनकी कमी हो जाएगी, तो यहां सिम्टम उनको दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं ई मोबाइल एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो भाई यह यंग लीफ है, ये क्या आपकी ओल्ड लीफ है, ठीक है। अब ये ई मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, तो यहां से यहां तक कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो कैल्शियम, सल्फर, ये फेरस है, ये आपका इसी के अंदर पड़ा रहेगा। तो इसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम जो कहां दिखेंगे, यंग लीफ के अंदर दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ओल्ड लीफ है इसके अंदर तो ये सारा माल मसाला है ही पहले से, ये जो यंग लीफ है इसके अंदर ही तो नहीं है, तो यहां पर इसके अंदर दिखेंगे, और यहां पर ये ओल्ड लीफ के अंदर दिखेंगे, क्योंकि यहां से ये यहां तक चले गए हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, जाइलम की बात करें। जाइलम के अंदर नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी जाता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म में कौन जाता है भाई, अमाइनो एसिड के रूप में जाता है। इसलिए ये कहना गलत है कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक भी करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। फ्लोएम जो है वो परिवहन कैसे करता है। पहली बात तो बाई डायरेक्शन होता है, दो दिशाओं के अंदर होता है, मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया चैप्टर के अंदर। जब लीव्स होती हैं तो वो खाना बनाती हैं, तो वो सारी
प्लांट को देती हैं, जड़ों को भी जाता है, वो तने के पास भी जाता है, लेकिन जब पत्तियां गिर जाती है जड़ के अंदर तो जो रूट्स ने जो खाना स्टोर किया होता है वो अब रूट्स जो है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है, इसलिए बायडायरेक्शनल हो गया, ठीक है। सोर्स क्या रहेगा भाई, लीफ रहेगा। सोर्स क्या रहेगा, लीफ। जब पत्तियां हैं पेड़ पर तो सोर्स क्या रहेगा, लीफ, पत्तियां रहेंगी, ठीक है। और सिंक का मतलब क्या है, डिलीवरी कहां होगी, डिलीवरी कहां होगी भाई, लीफ, लीफ के पास भी जाएगा, फ्रूट्स, रूट्स, ठीक है, इनके पास खाना जो है वो भेजना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स क्या है, ठीक है, यहां से स्रोत क्या है, पत्तियां जो है वो स्रोता रहेंगी, ये खाना बना रही हैं, और इनको भेजना कहां तक है, जड़ों के पास में, तने के पास में ये भेजना है, ठीक है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं। जब लीफ जड़ जाती हैं उस वक्त प्लांट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता और तब रूट्स जो है वो सोर्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं, सोर्स और सिंक से वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि पत्तियां अब गिर गई, पत्तियां जो झड़ गई तो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता कोई, तो क्या है, जो रूट्स ने जो स्टोर किया था माल मसाला अब वो ऊपर भेजना पड़ेगा अपन को। तो इस बार क्या है, रूट्स जो है वो क्या हो जाती हैं, सोर्स का काम करने लग जाती हैं। वाटर, सुक्रोज, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड, और ये किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो फ्लोएम जो है वो किस किसका ट्रांसपोर्ट करता है भाई, वाटर, सुक्रोज, हार्मोन, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट करता है। फिर बात कर लेते हैं ये मास फ्लो हाइपोथेसिस का, बात कर लेते हैं सामूहिक प्रवाह परिकल्पना की बात कर लेते हैं। तो फ्लोएम शेप जो है वो मूव करता है बाय पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर से ये मूव करता है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब जमीन की तरफ आ रहा है, तो क्या पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो भाई इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, जाइलम है, ये क्या मैंने बनाया, जाइलम बनाया है, ये क्या है, सिव ट्यूब है, ठीक है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सिव ट्यूब होता है, सिव ट्यूब के साथ में एक लगी हुई थी कंपेनियन सेल, दोनों साथ साथ रहती हैं, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल तो दोनों साथ में रहती हैं, ठीक है। तो ये जैसा जाइलम आपका है, सिव ट्यूब है, ये कंपेनियन सेल है, ठीक है। ये पत्ती बनाई मैंने, ठीक है, ये पत्ती बनाई, ठीक है। पत्ती को किसकी जरूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जरूरत किसकी पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पानी की जरूरत पड़ती है। पानी कहां से आएगा, ये जाइलम के अंदर पानी आता है भाई, जाइलम ने पानी दिया इसको, ये पानी दिया, दे दिया, पानी आ गया। पानी जैसे ही आया पत्ती के पास में तो क्या कर दी, फोटोसिंथेसिस कर दी। फोटोसिंथेसिस जब होगी तो क्या बनाएगी, ये बनाएगी भाई सुगर बना लेगी, सुक्रोज बना ली, ठीक है। सुगर इसके पास में खाना बन गया, तो अभी ये क्या है, सोर्स है भाई, क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो सोर्स यही है, ठीक है। अब खाना इसके पास में बन गया तो बाकी पूरे प्लांट को अपन को क्या करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, बाकी पूरे प्लांट को भी तो खिलाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि इसने बनाया तो पूरे प्लांट को अपन को खिलाना पड़ेगा। तो ये शुगर जो है वो कहां जाएगी, वो जाएगी इसके अंदर, कंपेनियन सेल के अंदर जाएगी। ये जो सुक्रोज है ये कहां जाएगा, इसके अंदर कंपेनियन सेल के अंदर जाएगा। अब कैसे जा सकता है, एटीपी का खर्चा होगा भाई, यहां पर खर्चा होगा, ठीक है। ये पत्ती से इसके अंदर जब जाएगा तो किसका खर्चा होगा, एटीपी का खर्चा होगा, ठीक है। यहां पर क्या है, यहाँ ये जो इसके अंदर जाएगा तो ध्यान में सुन लो, ये भाई एक्टिवली जाता है, ये एक्टिवली जाता है, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। यहाँ पर ये इसके अंदर लोड हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, और ये एक्टिवली होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, एटीपी का खर्चा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब सुक्रोज इसके अंदर आ गया, कंपेनियन सेल के अंदर आ गया, कंपेनियन सेल और सिव ट्यूब तो दोनों पास पास में रहते हैं। तो जैसे ही सुक्रोज इसके अंदर आया तो सुक्रोज अब सिव ट्यूब के अंदर जाएगा, सिव ट्यूब से वो नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया। अब सुक्रोज को अपन को भेजना कहां पर है, जो फ्रूट बन रहे हैं, जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, जो फ्लावर बन रहे हैं, उनके पास में अपन को भेजना है। तो यहां पर जो सुक्रोज है मैं इस सिव ट्यूब से निकलेगा और कहां चले जाएगा, फ्रूट्स के पास में, रूट्स के पास में और फ्लावर के पास में चला जाएगा। और ये भी क्या है, एक्टिवली है, मतलब लोडिंग भी एक्टिव होता है, लोडिंग जब करते हैं तब भी जोर आता है, ठीक है। कोई चीज को अपन को सामान चढ़ाना है, ट्रक के अंदर कोई सामान चढ़ाना है तो जोर आएगा, मतलब खर्चा होगा, एनर्जी लगेगी, तो एटीपी का खर्चा होगा। यहाँ पर लोड हो रहा है सामान, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनलोडिंग हो रही है, वापस सामान ट्रक से नीचे उतारेंगे तभी जोर आएगा, ठीक है। तो खर्चा होगा, मतलब एनर्जी लगेगी, तो क्या एटीपी का यहाँ पे भी खर्चा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या सिंक है, यहाँ पर ये क्या सोर्स है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहां पर सुक्रोज था, सुक्रोज यहां पर इसके अंदर चला गया, बाहर निकल गया यहां से। तो सुक्रोज यहां से जैसे ही बाहर निकला तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, वाटर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई, ठीक है। यहां से सोल्यूट में कम कर दिया, यहां इसके फ्लोएम के अंदर से मैंने सोल्यूट को कम कर दिया। जैसे ही मैंने सोल्यूट को कम किया, सुक्रोज का सोल्यूट है, सोल्यूट को मैंने कम किया तो यहां पर वाटर कंसंट्रेशन जो वो बढ़ गई, फ्लोएम के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो ये पानी है, वाटर कंसंट्रेशन कहां से जाता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम है, यहां पर ज्यादा हो गई, तो ये पानी जो है वो जाइलम के अंदर चला जाएगा। अब जाइलम के अंदर पानी जाने लग गया तो पानी, यहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, पानी की कंसंट्रेशन यहां पर कम हो गई, सुक्रोज की कंसंट्रेशन भी कम हो गई, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो पानी जो खाना है वो यहां से आता रहेगा। समझ में आई बात, यहां पर कंसंट्रेशन कम हुई तो जो है यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चलो जी, अब लास्ट जो है वो क्या है, गिडलिंग एक्सपेरिमेंट है भाई। गिडलिंग एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देख लो, क्या है इसके अंदर, ये मैंने एक प्लांट लिया पूरा, ये नीचे जड़े हैं ना, थोड़ा सा गंदा सा बन रखा है, लेकिन ये देख लो ये नीचे जड़े हैं, ठीक है। और ये साइड में किसका क्या तना है, ये साइड में क्या तना, ये जो पिंक कलर के अंदर ये क्या है भाई, ये क्या है, फ्लोएम है। और ये जो ब्लू कलर के अंदर बने ये क्या है, जाइलम है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या काट दी, इसकी तो ये क्या काट दी मैंने, फ्लोएम जो है वो नहीं काट दी, फ्लोएम मैंने काट दी, जाइलम को बीच में रहने दिया, तना है, ठीक है। तने से मैंने क्या कर दी,
फ्लोएम को काट दिया और सिर्फ जाइलम को मैंने रखा, तो क्या है, पानी तो ऊपर जा रहा है क्योंकि मैंने जाइलम काटे नहीं, पानी तो ऊपर जा रहा है, लेकिन खाना जो है ना वो ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा क्योंकि मैंने जाइलम तो बीच से काट दी। तो क्या है, फूड जो है वो नीचे नहीं आ पाएगा, पानी ऊपर जाएगा, तो फूड नीचे नहीं आ रहा, मतलब क्या होगा, सबसे पहले कौन मरेगा, खत्म, टाटा बाई किसका होगा, जो रूट्स है वो सबसे पहले खत्म, टाटा बाई होगा। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है तो ध्यान से एक बार जहां समझ में नहीं आए उसको वापस रिपीट करके देख लेना। बाकी जैसा भी आपको लगे बताना जरूर, और कमेंट कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। देखो कब रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, आपको टाइम दिख रहा होगा 5:06 सुबह का हो रहा है, मतलब 1 घंटे से रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब मैंने स्टार्टिंग की होगी रिकॉर्डिंग, 4 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी होगी। ठीक है, तो देखो आपकी किस टाइम पर रिकॉर्ड हो रही क्लास, तो कर दिया करो यार ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।